नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंदन पाठशाला में। आज हम लोग साइंस जो है विज्ञान कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो BPSC बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो अति महत्वपूर्ण सवाल है विज्ञान से आपके NCERT के बुक से, उन सारे सवालों को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन आपको समझ में आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट को इसका अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हम लोगों का, आप देख सकते हैं। पहला सवाल है कि सूर्य तथा तारों में विशाल ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है। जी हाँ, जो सूर्य तथा तारे होते हैं उनमें जो विशाल ऊर्जा आती है उसके पीछे का क्या कारण है। जी हाँ, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य तथा तारों में जो विशाल ऊर्जा के स्रोत का कारण है वो क्या है? नाभिकीय संलयन। जी हाँ, नाभिकीय संलयन आपका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में हाइड्रोजन अणु क्या होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? दो हाइड्रोजन परमाणु जब अत्यधिक उच्च और ताप पर जुड़ते हैं तो ये हीलियम का निर्माण करते हैं, और हीलियम जब निर्मित होता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जी हाँ, सूर्य तथा तारों में विशाल ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तो नाभिकीय संलयन आपका सही जवाब है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जी हाँ, तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है वो किस सिद्धांत पर आधारित है ये आपको बतलाना है। अपवर्तन का सिद्धांत, प्रकीर्णन का सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, रात में जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो तारे हमको टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, अर्थात झिलमिलाते हुए नज़र आते हैं। तो इसकी जो व्याख्या होती है वो किस सिद्धांत पर होती है, अर्थात तारे हमको टिमटिमाते हुए नज़र क्यों आते हैं? अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर की जाती है। जी हाँ, प्रकाश अपवर्तन का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि जो तारों से होते हुए प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो उसे, वह प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के साथ ही क्या होता है, उसका कई बार अपवर्तन होता है। अर्थात तारों से जब प्रकाश आता है और हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हमारा वायुमंडल कहीं घना, कहीं सघन, कहीं घना, कहीं विरल, कहीं घना है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वो हिलते डुलते प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होते हुए हमारी आंखों तक पहुंचता है। और चूंकि ये जो वायुमंडल के माध्यम है ये स्थिर नहीं है, ये हमेशा अपनी स्थिति को बदल रहे हैं, जिसके कारण तारे हमको टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए, जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि एक सामान्य नेत्र के लिए हम देख सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, सामान्य नेत्र के लिए यानी जो नेत्र सामान्य है, उसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो सामान्य रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो सी आपका सही जवाब होगा, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? जी हाँ, किसी बल्ब से यदि 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? आपको बतलाना है कि विद्युत धारा का मान कितना होगा। 2 एम्पियर,
3 एम्पियर, 1 एम्पियर या 4 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है, यानी जो समय है, जी हाँ दोस्तों, जो समय है यानी t का मान यहाँ आपको दिया है कितना, 1 मिनट। 1 मिनट को हम अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना सेकंड हो जाएगा, 60 सेकंड। जी हाँ, और यहाँ का आवेश यानी q का मान कितना दिया है, q का मान दिया है 120। तो विद्युत धारा का मान पूछ रहा है, यानी I का मान पूछ रहा है, तो I बराबर क्या होता है, Q बटा में T होता है। तो I बराबर Q बटा में T होता है, तो Q का मान 120 है और T यानी समय का मान कितना है, 60 है। तो 60 से 120 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 2 एम्पियर। ए इज़ द राइट आंसर। कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पाँचवा सवाल क्या है। पाँचवा सवाल है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। जी हाँ, कौन सा वह उपकरण है जिसमें प्लस और माइनस का जो चिन्ह है वो नहीं दिया गया रहता है। आमीटर, वोल्टमीटर, कुंडली या विद्युत सेल। इन चारों में से कौन से ऐसे उपकरण है, कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपका सही जवाब होगा सी, कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। बाकी इन तीनों उपकरणों में प्लस और माइनस का चिन्ह होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन। जी हाँ, छठा क्वेश्चन है हम लोगों का कि लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान होता है। जब लघु पतन होता है घरों में, यानी शॉर्ट सर्किट की घटना जब होती है, तो उस समय परिपथ में धारा का मान कितना होता है। बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है, शून्य होता है या अनंत होता है। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, यानी बहुत अधिक होता है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। 7वां क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब, जी हाँ माफ़ कीजिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। जी हाँ, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, उसकी खोज किसने की थी। फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, न्यूटन ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी। ए आपका सही जवाब होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर सवाल है आपका कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। जी हाँ, अवतल लेंस का आवर्धन जो है वो बराबर होता है किसके, u बटा v के, uv के, u प्लस v के, v बटा u के। जी हाँ, अवतल लेंस का जो आवर्धन है वो बराबर होता है। तो चूँकि हम जानते हैं आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है। जी हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, या फिर प्रतिबिंब दूरी बटा में वस्तु दूरी। और प्रतिबिंब दूरी को हम सूचित करते हैं v से और वस्तु दूरी को सूचित करते हैं u से। अर्थात यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी, u बटा v इज़ द राइट आंसर। यानी अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, u बटा v के, यानी u बाई v बाई u। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। जी हाँ, जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है आपको बतलाना है। r बराबर 2f होता है, f बराबर r होता है, f बराबर 2 बटा r होता है, या r बराबर f बटा 2 होता है। यानी जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी जो r होती है, और जो उसका फोकसांतर यानी फोकस दूरी है, उसमें क्या संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी के क्या होती है, दुगनी होती है। तो r बराबर 2f। जी हाँ, यहाँ सही जवाब क्या है, ए जो है वो सही जवाब है। r बराबर 2f, यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के क्या होती है, दुगनी होती है। या फिर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। f बराबर r बाई 2 होता है या r बराबर 2f होता है। तो यहाँ सही जवाब क्या है, r बराबर 2f। तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं,
10 नंबर सवाल क्या है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। जी हाँ, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में जी हाँ उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है। जी हाँ, जो विद्युत जनित्र होता है यानी जो जेनरेटर होता है जिसको हम डायनेमो बोलते हैं, तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, प्रेरित चुंबकत्व पर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। जी हाँ, विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित होता है, ये आपको बतलाना है। ऑप्शन आपके सामने है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, प्रेरित विद्युत, प्रेरित चुंबकत्व या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो जो विद्युत जनित्र होता है उसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होता है। जी हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखा जाए 12 नंबर सवाल क्या है। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, ये आपको बतलाना है। लकड़ी, गोबर, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। जी हाँ, बायोगैस ईंधन का मतलब ये हो गया कि जो कि जीवों के से निर्मित नहीं हुआ है, यानी जीवों के अंश से नहीं बना है। कौन सा ईंधन है। लकड़ी, गोबर, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा। तो जी हाँ, लकड़ी जो है ये भी जीवों से बनती है, पेड़ पौधों से। गोबर जो है ये भी जीवों का क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, इसमें भी बायो है। और कोयला जो है ये भी क्या है, पेड़ पौधों के सड़ने गलने से बनता है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा में कोई भी बायो ईंधन नहीं है। तो सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है कौन, तो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। अगला सवाल 13 नंबर सवाल देखा जाए। 13 नंबर सवाल है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जी हाँ, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है। कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, इनमें से सभी। तो जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है। तो यहाँ सही जवाब क्या होगा, डी, इनमें से सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, इनमें से सभी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है। जी हाँ, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है अर्थात वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्तिमान वस्तु या इनमें से सभी। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन्हें क्या कहा जाता है। जी हाँ, प्रकाश स्रोत कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, दीप्तिमान वस्तु कहा जाता है या इनमें से सभी कहा जाता है। जी हाँ, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत भी कहते हैं, किरण पुंज भी कहते हैं क्योंकि वो किरणों का क्या होता है, एक पुंज होता है। दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित हो रही है, स्वयं दिखाई दे रही है, तो दीप्तिमान वस्तु भी होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है, इनमें से सभी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल है आपका कि खतरे का संकेत किस रंग का होता है। बहुत ही आसान सवाल है। खतरे का जो संकेत है वो किस रंग का होता है, ये आपको बतलाना है। हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग या लाल रंग। तो खतरे का जो संकेत है वो लाल रंग का बनाया जाता है। और लाल रंग का क्यों बनाया जाता है, क्या आपको पता है। जितने भी खतरे के संकेत होते हैं वो रेड कलर के ही क्यों होते हैं, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश का स्पीड होता है और लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है ये दोनों बहुत ही उच्च होते हैं, जिसके कारण लाल रंग को बहुत दूरी से ही हम देख सकते हैं। लाल की अपेक्षा और भी कोई दूसरा रंग उतनी दूरी से नहीं देखा जा सकता है जितनी दूरी से हम लाल रंग को देख सकते हैं। यही रीज़न है
कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। जी हाँ, सूर्य के प्रकाश में सातों रंग है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है कि सूर्य हमसे मैक्सिमम दूरी पर होता है, जिसके कारण सूर्य से आने वाले बाकी 6 रंग रास्ते में ही क्या होते हैं, उनका प्रकीर्णन हो जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन लाल रंग जो है वो अंततः हमारी आंखों तक आ जाता है, जिसके कारण सूर्य हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। तो खतरे का संकेत किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। और क्यों लाल रंग का होता है ये आपको पता चल गया, क्योंकि लाल रंग का जो स्पीड होता है और जो तरंग दैर्घ्य होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 16 नंबर सवाल है आप लोगों का कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है। जी हाँ, जो चुंबक के सजातीय ध्रुव होते हैं उनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, अनुकर्षण होता है, विकर्षण होता है, या इनमें से सभी होता है। तो चुंबक के जो सजातीय ध्रुव होते हैं उनके बीच क्या होता है, विकर्षण होता है। जी हाँ, सजातीय ध्रुव का मतलब हुआ चुंबक का जो नॉर्थ पोल है, अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, दो चुंबक के नॉर्थ पोल को एक पास ले जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या देने लगेंगे, धक्का देने लगेंगे। और या फिर अगर दोनों चुंबक का साउथ पोल है, साउथ पोल और साउथ पोल को एक पास ले जाएंगे तो ये साउथ पोल भी एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, विकर्षण होता है। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जी हाँ, जो विद्युत मोटर होता है वो परिवर्तित करता है किस चीज़ को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अर्थात जो मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को लेता है और उसे चेंज कर देता है किस ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। बी आपका सही जवाब होगा। चलिए 18 नंबर सवाल हम देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या है, 18 नंबर सवाल है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जी हाँ, जो आकाश का रंग है वो नीला हमें क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का जो रंग हमें नीला दिखाई देता है उसके पीछे का रीज़न क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। जी हाँ, प्रकीर्णन का मतलब होता है छितराना। तो जो हमारे वायुमंडल में सूक्ष्म गैस के कण होते हैं वो नीले रंग को क्या करते हैं, सबसे अधिक प्रकीर्णित करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में तो सातों रंग है, जब सूर्य उदय होता है तो सातों रंग इस सूर्य से क्या होते हैं, चलते हैं। लेकिन हमारे वायुमंडल में जैसे ही सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो वायुमंडल में मौजूद जो गैस के सूक्ष्म कण होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित नीले रंग को क्या करते हैं, सबसे अधिक प्रकीर्णित करते हैं, यानी नीले रंग को क्या करते हैं, छितरा देते हैं, जिसके कारण पूरा आकाश हमें कैसा दिखाई देने लगता है, नीला दिखाई देने लगता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर। 19 नंबर सवाल आप लोगों का है कि यदि किसी दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर ही प्राप्त होता है तो दर्पण होगा। जी हाँ, एक दर्पण है जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर ही हमको दिखाई दे रहा है तो वह दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से सभी। जी हाँ, अगर किसी दर्पण के सामने खड़ा होने पर हमें जो वस्तु का प्रतिबिंब है हमेशा वस्तु के आकार के बराबर ही दिखाई देता है तो वह दर्पण आपका समतल दर्पण होगा। सी इज़ द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु का केवल और केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है, तो सी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोगों का है 20 नंबर। 20 नंबर सवाल क्या है, 20 नंबर सवाल है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। जी हाँ, जो भारतीय संगीत प्रणाली है, म्यूजिक सिस्टम है, उसमें संगीत के कितने सुर होते हैं। तो जी हाँ, संगीत प्रणाली में जो है संगीत के 7 सुर होते हैं। 7 इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखा जाए, 21 नंबर सवाल है। जी हाँ, 21 नंबर सवाल क्या है,
21 नंबर सवाल है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। जो वायुरोधी बर्तन होते हैं, जी हाँ, जो एयर टाइट बर्तन होते हैं उसमें खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है, आपको बतलाना है। तेज, धीमी, बराबर या अति तीव्र। तो वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है, जी हाँ, बहुत धीमी हो जाती है। बी इज़ द राइट आंसर होगा, धीमी। अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर सवाल है कि हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। जी हाँ, हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। रिलैक्सिन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या इंसुलिन। तो हमारे शरीर में जो शर्करा है, ग्लूकोज है, उसकी मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। इंसुलिन इज़ द राइट आंसर। और इंसुलिन की कमी से ही व्यक्ति को मधुमेह यानी डायबिटीज़ नाम की बीमारी हो जाती है। चलिए अगला सवाल देखा जाए 23 नंबर। 23 नंबर सवाल क्या है। 23 नंबर सवाल है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। जी हाँ, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। 0.01, 0.02, 0.03, 0.04। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो सी है, यानी 0.03% इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर हम लोगों का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा, जिंक, एल्युमिनियम या प्लेटिनम। तो तांबा से अभिक्रिया नहीं करने वाला पदार्थ यहाँ पर प्लेटिनम है, जिसको कि वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, सफ़ेद सोना कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है 25 नंबर। 25 नंबर सवाल क्या है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। जी हाँ, बहुत ही आसान सा सवाल है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो क्या आपको ओजोन का सूत्र पता है। अगर पता है तो आप बता सकते हैं। जी हाँ, ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। यानी ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 परमाणु होते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर सवाल क्या है। 25 नंबर सवाल है कि आयोडीन की परमाणु संख्या कितनी है। जी हाँ, आयोडीन की परमाणु संख्या कितनी है। 26, 27, 53 या 79। तो आयोडीन की परमाणु संख्या 53 होती है। जी हाँ, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर सवाल क्या है कि यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी है। जी हाँ, यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी है। 52, 32, 82 या 92। तो यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 92 होती है। और इसका संकेत क्या होता है, यू होता है। जी हाँ, यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 और संकेत यू। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 28 नंबर। 28 नंबर सवाल है आपका कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक या प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्रतिफल कहा जाता है। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा अभिकारक। सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर सवाल आपका है कि साधारण नमक को क्या कहा जाता है। जी हाँ, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट। तो साधारण नमक यानी जो खाने वाला नमक होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। और इसका सूत्र यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए, NaCl। इसी को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर आपका सवाल है कि निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है। जी हाँ, निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन। जी हाँ, किसको बायोगैस कहा जाता है आपको बतलाना है। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या मेथेन को। तो बायोगैस कहा जाता है, जी हाँ, मेथेन को। मेथेन इज़ द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि जितने भी जैविक कचड़े होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, जब वो सड़ते हैं तो उनसे कौन सी गैस निकलती है, मेथेन गैस निकलती है। अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर सवाल है आप लोगों का
कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं। जी हाँ, जो डेंगू की बीमारी होती है, डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो किस जल में पाए जाते हैं, साफ़, गंदा, मीठा या खारा। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं, यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, साफ़ जल में पाए जाते हैं, गंदा जल में नहीं, साफ़ जल में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं 32 नंबर, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर हैं ये किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं, तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदे जल में उत्पन्न होते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 33 नंबर सवाल है कि मानव में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है। जी हाँ, जो मानव होता है, मानव में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है, लीवर को, हृदय को, गुर्दा को, इनमें से कोई नहीं। डायलिसिस थैली का मतलब होता है फिल्टर पॉइंट। जी हाँ, फिल्टर बैग किसे कहा जाता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर का रक्त जो होता है वो शुद्ध होता है, फिल्टर होता है। तो गुर्दा इज़ द राइट आंसर। सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी मानव में डायलिसिस थैली किसे कहते हैं, तो गुर्दा को कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर सवाल है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको ये बतलाना है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, अपचयन, उपचयन, संयोजन या विस्थापन। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पचना जो है, जी हाँ, वो अभिक्रिया है कैसी, उपचयन की, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जी हाँ, कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये जिसको कि उपचयन भी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर सवाल है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जी हाँ, जो कवक होते हैं उन कवकों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, स्वपोषी, मृतजीवी, समपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो कवकों में पोषण की जो विधि है वो पाई जाती है कौन सी, मृतजीवी। जो कवक होते हैं वो कैसा पोषण करते हैं, मृतजीवी पोषण करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर सवाल है कि कार्बन क्या है। जी हाँ, कार्बन क्या है, धातु है, उपधातु है, अधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्बन है वो क्या है, एक अधातु है। सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है आपका कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। जी हाँ, निम्न में कौन एक दुर्बल अम्ल है बताना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। इनमें कौन एक दुर्बल अम्ल है। जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक, ये तीनों के तीनों जो है प्रबल अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है, जो कि सिरका में पाया जाता है, यह एक दुर्बल अम्ल है। तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर सवाल क्या है। 38 नंबर सवाल है आप लोगों का कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है उसके द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होता है और इसके द्वारा उन्हें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। तो 38 का डी जो होगा, ग्लूकोज इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर सवाल आपका है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जी हाँ, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। यानी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, इनमें से सभी। क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन तभी बनाएंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो, क्लोरोफिल हो उनकी पत्तियों में और सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो। तो डी, इनमें से सभी जो होगा वो सही जवाब है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हम लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है आपको बतलाना है, पीतल, कांसा, आर्सेनिक या सल्फर। उपधातु कौन है, पीतल धातु है, कांसा क्या है, कांसा एक मिश्र धातु है, सल्फर क्या है, अधातु है, लेकिन आर्सेनिक क्या है, जी हाँ, आर्सेनिक एक उपधातु है। तो सी इज़ द राइट आंसर होगा, आर्सेनिक। तो चलिए हमने 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चनों को देखा। जी हाँ, जितने भी वीवीआई क्वेश्चन थे पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चनों को हमने एक बार ही देख लिया। अगर आपको चैप्टर वाइज हर विषय का अलग अलग
क्वेश्चन चाहिए इसी प्रकार से बहुत ही इजी फॉर्म में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। और अगर इन सारे क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि इस प्रकार के जो पीडीएफ हैं, नोट्स है, वो आपको मिलते रहें। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो आपको डाला जाए तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जल्द से जल्द आप उन क्वेश्चनों को देख सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सबकी भलाई हो सके, सबके पास ज्ञान की प्राप्ति हो सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप अपना टॉपिक ज़रूर बतलाइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।